सर परीक्षा टेबल बता देगा, आगे तो इंग्लिश में नहीं आएगा। तो कल के बाद पढ़ाऊंगा था कि पढ़ाना भी है कि नहीं पढ़ाना। अरे हाँ आ गया तो छोड़ देंगे, नहीं आया तो हाँ नहीं यार कर लेंगे फिर, यही पास करेंगे। ठीक है। एनीवेज कुछ घंटे के बाद अब आप समझिएगा बेसिकली होता क्या है। आज जो मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम जो है ना बच्चे, आपका ना 2 क्लासेस का चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इस चैप्टर के अंदर भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो लोग ना कमा तो खुद रहे हैं, पर वो कहते हैं कि भाई मैंने तो इसके नाम पर कमाया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। मान लो बच्चे एक कंपनी है और कंपनी का नाम है पार्ले जी, और पार्ले जी में जॉब लगी है कुणाल जी की, सीईओ सर, सीईओ। क्या सीईओ के ड्राइवर? हर्ट हो गया सब, हर्टफुल वर्ड्स, केजी लिख दो, ठीक है कुणाल जी। और कुणाल जी को यही बोला गया है कि वो जो बिस्किट में लड़की है अब उसकी जगह कुणाल जी की फोटो लगेगी। है सोच, पार्ले जी का पैकेट और तेरी फोटो, हाँ फिर कौन से, फिर उस पे किंगफिशर अल्ट्रा है या उस पे तेरी फोटो लग जाए तो सही है, ठीक है। सर आपको कैसे पता था? मैं तो यार ये गया था ना हौस खास, तुमने बताया, ठीक है। सो एनीवेज कुणाल जी की जॉब लगी और कुणाल जी का पैकेज जो है ना वो लगा बेटे, ठीक है। कुणाल जी का पैकेज लगा 16 लाख रुपए का, कम है 16 lakhs पर एनम पर डे, पर पिक्चर, पर डे। गुड यार गुड, कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, ठीक है। और कुणाल जी ने सोचा कि 16 लाख रुपए की इनकम है तो आप 16 लाख पे टैक्स निकाल सकते हो। एक बार चेक भी कर लूंगा मैं, आपको आता है टैक्स निकालना? नहीं आता? हाँ थोड़े थोड़े भूले हुए हो ना। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 से ऊपर 30, देन रिबेट तो मिलेगी नहीं, 5 लाख तक होता था नहीं मिलेगी, सर्चर में 50 से ऊपर है, HEC डालोगे, ठीक है। तो डाल दीजिए 5%। 5, 10, 30। अब वो स्लैब याद नहीं हो रहा आपको, 16 लाख पर डे चाहिए आपको। सर ये अभी लिख लें क्या? हाँ जी, सर ये लिख लें क्या? हाँ जी मैडम ये लिख सकते हैं आप। तीन लाख, हाँ जी कितना है? 30, 10 लाख से ऊपर, 0 to 2, 2.5 0, पहले 2.5 नेल, फिर 2.5 से 5 लाख 5%, 12,500 आया होगा, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख, 10 लाख से 16, 6 लाख पे 30%, 3,60,000, हाँ जो भी 292 प्लस हेल्थ से 500। HEC ऐड कर दिया तो करो ना ऐड। तो टोटल कितना आ गया? 304,200। ये आपके ऊपर टैक्स आ गया, तो इट्स टेक्निकली 3 lakhs।
तो कुणाल जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस इनकम को ऐसे दिखाऊं कि सर मैंने नहीं कमाई, और मैं एक एग्रीमेंट बना दूंगा। कुणाल जी के 4 दोस्त जिनकी इनकम जिस टाइम पे 16 लाख कमा रहे तब नील है। कौन कौन से वो दोस्त है कुणाल? गोपाल, सबसे पहले गोपाल का नाम लिया उसने। दूसरा, मैं डर गया कि सौरभ सर तो नहीं बोल देगा। ओ वो तो पर डे 16 लाख की बात कर रही थी वो। मानसा जी के भी नील, और इशिका जी की भी इनकम। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कुणाल जी ने ना एक एग्रीमेंट बनाया कि सर देखो जॉब पे तो मैं जा रहा हूँ, बट आई हैव एन एग्रीमेंट दैट मैं अपना पैसा जो 16 लाख है वो मैं अपने 4 फ्रेंड्स को दे दूंगा। यानी कि गोपाल जी के पास भी 4 लाख, सौरभ जी के पास भी 4 लाख, मनसा जी के पास 4 लाख, और ऋषिका जी के पास। देखो ना सर, बस ऐसे करने से उसे मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड में पार्ले जी खाते ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो अब अगर हम टैक्स निकालेंगे तो कुणाल की इनकम कितनी हो गई? टैक्स 0 हो गया, और यहाँ पर 0 0 0, क्योंकि पहले 5 लाख तो माफ होते हैं। आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स अलाउ करे? आप खुद कमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं सर मैं अपनी सारी इनकम, आपकी अगर मदर हाउसवाइफ है मैं उनको देता हूँ, तो आप तो स्लैब यूज कर रहे हो भाई। तुम 10 लाख कमाते हो, तुमने बोला 5 मेरे 5 मेरी मदर के, ऐसे थोड़ा ना होता भाई। तो बेसिकली आप समझिए, ये जो गोपाल, सौरभ जी, मानसा जी को दे रहे हैं इसमें, पर इससे पहले यू हैव अर्नड इट, नो दैट यू हैव द पावर टू अप्लाई दैट इनकम। आप बाद में क्या करो उससे मेरे को क्या लेना देना। तो सरकार इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन देखेगी जिसमें आप ऑफ शोल्डर कर रहे हो अपनी इनकम को। अभी कोशिश कर रहे हो मैं वो इनकम अपनी ना दिखा के किसी और की दिखा दूं। और क्यों दिखा रहे हो आप? क्योंकि स्लैब के बेनिफिट मिल जाते हैं। क्योंकि भाई तेरे ऊपर पड़ेगा 30% का टैक्स और इनके पहले 5 लाख माफ है, तो आप स्लैब रेट एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ऐसा अलाउड नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिक बातें करेंगे जहां पे सरकार ने बातों को पकड़ा हुआ है और वो बोलेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो इनकम है ये गोपाल के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, क्लब नहीं होगी, बल्कि कुणाल के हैंड्स में ही होगी। सौरभ जी का 4 लाख भी यही क्लब होगा, मनसा जी का भी और ऋषिका का भी, सारा क्लबिंग कुणाल जी। आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ आया? तो बेसिकली बिकॉज वरना गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता भाई। तो गवर्नमेंट ने, आप समझिए मार्केट में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए प्रोविजन नहीं बना रही कि आप सब बच्चों का पेपर है तो चलो एक चैप्टर बना देते, ऐसा देखा गया, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक करिकुलम बनाना है तो बस चल रहा है, नहीं, रियल लाइफ में है भाई। ठीक है, अब आप समझिएगा ये जो चैप्टर है बच्चे, ये टोटल कितने सेक्शंस में बटा हुआ? कितने सेक्शंस हुए बच्चे ये? मनसा जी 4 सेक्शन है, एक बार गिनिएगा इसको। मैंने देखा नहीं था बाकी बोल भी दिया था फिर 5 बोला ही नहीं है तूने। सर, मैंने बोल दिया 4 या 5 बोला। नहीं सर, एक हो गया 60, 61, 62, सर पता चल गया सर। 64। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन है? 5। आज हम लोग करेंगे 60, 61, 62, 60। ठीक है सर 65 तक है यहाँ पे या फिर 64 तक है? गलती से लिख दिया मैंने। वैसे एक 65 भी है इसमें, पर वो बोलूंगा मैं, बट हाँ ऊपर अभी जो लिखा हुआ है वो ये है। तो टोटल कितने सेक्शंस है? 5 टिल 64। अब आप समझिए लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन या फिर असेसी। पर्सन इज अ बिगर वर्ड,
या असेसी। पर्सन में कौन होता है? इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, एओपी, बीओवाई, कंपनी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे बंदे की इनकम मेरे हैंड में क्लब कर दी जाएगी। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, अभी अदर पर्सन कौन थे? ये सारे फ्रेंड्स। पर्सन हो गया कुना, समझ रहे हो? और यहां पे क्या लिखा हुआ है? इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ, दिस इज रिलेशन स्पेसिफिक। हमने अगर वाइफ को ट्रांसफर करा, अपने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करा, तो वो इंडिविजुअल, ये रिश्ते, दिस इज रिलेशन स्पेसिफिक एंड दिस इज नॉट रिलेशन स्पेसिफिक। इसमें तो कंपनी भी आ रही है, एचयूएफ भी आ रहा है, एओपी, बीओवाई, चैरिटेबल, व्हाटएवर, सब चीज आ रही है। बिल्कुल। तो सेक्शन 60 to 63 जो आज हम करेंगे वो यहां पर है, क्योंकि आप यहां पे देख भी रहे होंगे कि पर्सन का यहां पे सब लिखा हुआ है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। क्या यहां तक क्लियर है आपको? अब आप देखिए सेक्शन 60 to 63 क्या बोल रहा है। और सेक्शन 60 तो हमने कर भी लिया, अब इसको डिस्कस करते हैं। एंड आप सीक्वेंस में समझिए, वो क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ इनकम, और एग्रीमेंट होते हैं हर चीज़ों के, ठीक है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो इन दैट केस इनकम किसके हैंड में आ जाएगी? ट्रांसफरर के हैंड। आप बोलोगे सर ये क्या ही बोल रहे हो, आइए 60 की बात करते हैं। पहले तो ये एग्जांपल आपको समझ आ गया ना, जो भी हमने बात करी थी, 20 लाख है, सब में बांट दिया, नील हो गया सब, ठीक है? अब हम कर रहे हैं सेक्शन 60, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए और एक इंसान है मिस्टर बी, और इसने एक एग्रीमेंट करा कि भाई मैंने तेरे को अपनी इनकम दे रहा हूं लेकिन एसेट नहीं दूंगा। मतलब सर बेटे, मतलब डिबेंचर्स तो मेरे नाम पे है, पर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं सारा इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। आई हैव इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, मैंने शेयर्स खरीदे और मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया है, उस पर जो भी डिविडेंड है वो तुम्हारा। क्या वो शेयर्स मैंने तुम्हें दिए? मैं जरूर उससे रिलेटेड इनकम दे रहा हूं, नॉट अलाउड। ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम, जैसे सपोज करो ये बंदा क्या है? ओनर ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स है इसके पास? पार वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसके पूरे साल के ब्याज की बात करूं, 5000 डिबेंचर पे 10 रुपए पार वैल्यू 12, 60,000 कमाएगा ये। तो इसने एग्रीमेंट कर दिया, मिस्टर ए को क्या बोला जा रहा है? ट्रांसफरर, बिकॉज इज ट्रांसफरिंग द इनकम। और किसको दे रहा है? ट्रांसफरी। तो लॉजिकली आपको लगेगा सर इनकम तो 60,000 इसकी है, लेकिन आप समझिए सेक्शन 60 बिकम्स एप्लीकेबल, और सेक्शन 60 कहता है क्लबिंग प्रोविजंस वुड अप्लाई एंड दिस 60,000 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। भाई मेरे पास एक घर है, वो ओनर मैं हूं, मैं कह रहा हूं उसका सारा रेंट तुमको दे रहा हूं, नहीं कर सकता मैं भाई। सर रिटर्न एग्रीमेंट है, वो कोई मतलब नहीं उसका। सरकार को पता है ये सब इसलिए कर रहा हो, कोई क्यों ही देगा। और सोचिए अंडर हैंड आपसे कैश में लेते जा रहा हूं मैं, एग्रीमेंट बना दिया मैंने, मेरे नाम पे घर है, किराया आपको दे रहा हूं, 50,000 किराया आ रहा, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। तो मैं सरकार को दिखा रहा हूं, देखो प्रॉपर्टी मेरी है, पर मैं तो इसको कह रहा है ये सब कुछ नहीं होता, इनकम नहीं है तुम्हारी। इनकम कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है ब्याज। 6,000 का ब्याज जो है, सर ये लिखना है अभी सेक्शन 60 वाला? नहीं अभी आज खत्म नहीं होगा, 10 मिनट में मैं आगे ही बढ़ूंगा इसमें। अब ये लाइन पढ़िएगा, वही बात ही बोल। 60 यही कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब आगे समझिए। लोगों ने बोला अच्छा मतलब तुम्हारे तक इनकम पहुंचाने तक मुझे तो पहुंचानी है, मेरे को तो टैक्स बचाना है। मैंने कहा ले डिबेंचर भी तेरे, लोग तो नेक्स्ट अभी यही करेंगे, समझ रहे हो? तो अब समझना, मेरे को मेरे सर पे कुछ इनकम थी, मैंने आप तक पहुंचानी है वो कि भाई टैक्स बचे। मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि आई ट्रांसफर यू द डिबेंचर्स ऑल्सो, और उसमें लिख दिया
बट आई हैव द राइट टू टेक इट बैक, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं. आई हैव द राइट टू टेल यू व्हाट टू डू विद द डिवेंचर, व्हाट टू डू विद द इनकम. कहने का मतलब है फर्जी ट्रांसफर दिखा रहा हूँ. फर्जी का मतलब मेरे को डर भी लग रहा है ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो एग्रीमेंट के अंदर मैंने रखा हुआ है जब मेरा मन करे मैं ले लूंगा. और एक होता है ये ले भाई तेरे डिवेंचर खत्म. अब आप मुझे बताइए जेन्युइन ट्रांसफर कौन सा, जिसमें आई एम सेइंग आई हियर बाय ट्रांसफर माय डिवेंचर्स टू यू, और उसके आगे कोई कंडीशंस अटैच नहीं है. डू आई हैव द राइट टू टेक बैक? नो आई डोंट. तो मैं ट्रांसफर की भी दो कैटेगरी बना गया. एक होता है रिवोकेबल. रिवोकेबल मतलब आई कैन टेक द एसेट बैक, और एक होता है इररिवोकेबल, आई कैन नॉट टेक द एसेट बैक टिल योर लाइफ टाइम. तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों पे नहीं जाएगा, मेरे पे आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं. इररिवोकेबल. ठीक है. तो ट्रांसफर दो तरीके के, एक है रिवोकेबल और एक है इररिवोकेबल. आपके हिसाब से जेन्युइन कौन सा है? इररिवोकेबल. और फर्जी कौन सा है? रिवोकेबल. तो मैं रिवोकेबल पे आ. मैंने आपको डिवेंचर भी दे दी. 60 से तो बच गया मैं, लेकिन अब आगे एक सेक्शन आएगा जो कि बोलेगा इफ द ट्रांसफर इज रिवोकेबल, क्लबिंग प्रोविजन स्टिल अप्लाई एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर. बट इफ द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर. इसी थोड़ा इधर करना, सब उधर कर दिया हल्का से इधर. हाँ जी. बस बस बस. रिवोकेबल इज फर्जी ओनली. बट गवर्नमेंट उससे आगे नहीं जा सकती. अगर आप मुझे एक एग्रीमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपने आपके 20 करोड़ के डिवेंचर्स लिखा हुआ यू हैव गिवन इट टू समवन, इससे ज्यादा मैं क्वेश्चनिंग कैसे करूँगा? उसको दे दूंगा ना मैं अपने. हाँ, जान पहचान वाले बंदे कर सकते हैं ऐसे दोस्त. तूने ना दोस्त को देखो गोपाल खुश हो गया. अरे भाई तेरे दोस्त नहीं. अरे ये मतलब ये अंडरहैंड कोई ऐसे क्यों ट्रांसफर कर रहा है? ठीक है, बट गवर्नमेंट में तो लीगल एक पॉइंट तक ही जा सकते हैं ना. हम दो एग्रीमेंट करा सकते हैं और वो बात कर देंगे दूसरे वाले में. मतलब उन्हीं डिवेंचर्स को तू 2 बार ट्रांसफर कर रहा है. एक डिवेंचर एक डिवेंचर को ट्रांसफर करा मतलब एक में ना सारे डिवेंचर बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी कंडीशन के. रिवोकेबल बनाया. एक और तो डिवेंचर ट्रांसफर बाद में वापस दे. दूसरा एक और तो रिवोकेबल ही हुआ ना. मेरे पास जब पेपर आएंगे तेरे, तो मैं तो उसको ये वी आर एज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट को पता है. ठीक है ना. सौरभ चौधरी के नाम से कौन आया हुआ? रेज हैंड. अच्छा वो मुझे बता रहे. अच्छा ठीक. सर पिछली क्लास में बच्चे ज्यादा थे, इसमें कम से डराओ सर डराओ. और मुझे पता भी नहीं वो सुन भी रहे हैं ये बच्चे भी जो है. हाँ जी, क्या डाउट है अमन जी? ठीक है. अब आप समझिए. अभी ऐसे नहीं होता भाई. हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट अगर गवर्नमेंट को पता लगा तो वो प्रोविजन लगा. ठीक है ना. ठीक है. अब आप समझिए. ठीक है. आप मैडम दूसरे की इनकम इसलिए दिखा रहे हो ना ताकि उसके ऊपर मतलब स्लैब का बेनिफिट मिले, कुछ होए. आप इसलिए ही तो कर रहे हो. ठीक है ना. आगे सुनिएगा. देखो भाई सेक्शन 60 तो खत्म हो चुका है. 60 का क्या था? इफ एनी पर्सन ट्रांसफर इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, इट इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर.
ठीक है जी। और एक बात और बोल दूं आपको, चाहे ये रिवोकेबल हो, अब यहां क्या आ गया, एसेट तो है नहीं इधर, पर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको हमेशा के लिए ट्रांसफर करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। सेक्शन 60 में एसेट के बिना इनकम दे रहे हो, रिवोकेबल जो मर्जी हो, आपके एडमी क्लब होगा ट्रांसफरर के एंड, ठीक है। तो ये चाहे इसको आप नहीं भी आपको अगर सही लग रहा ना, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। ये लिखा होगा उसमें, लेकिन कोई ऐसा कोई उस पर कोई ज्यादा वो नहीं। अब आप समझिए कि लोगों ने कहा भाई एसेट तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ट्रांसफर या तो रिवोकेबल होता है या इररिवोकेबल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 63 में। तो ये जो 63 है ना, ये डेफिनेशन बताएगा, ये मैं पढ़वाऊंगा आपको। और इररिवोकेबल की डेफिनेशन 62 में। तो अब देखते हैं, मान लो मिस्टर ए ने ट्रांसफर करी इनकम 60,000 और एसेट भी ट्रांसफर कर दिया, और कौन सा ट्रांसफर है ये, रिवोकेबल। तो मिस्टर बी को कितने की इनकम हुई है अभी, 60,000। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मिस्टर बी के हैंड्स में रहे या ए के हैंड्स में, ए के हैंड्स में। ये कौन सा सेक्शन बोलेगा, नो वो तो डिफाइन करता है, 61 बोलेगा। तो 61 अप्लाइज, यहां पे क्या लिखा है, 61 विल अप्लाई, इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए बिकॉज इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर। 61 कहता है कि रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तो इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। Now, what is revocable? It is defined under section 63. क्लियर है। और अगर यही मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा होता इनकम 60,000 और एसेट भी ट्रांसफर करा होता, वो इररिवोकेबल होता, तो क्या 61 लगता, नहीं लगता। इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी बिकॉज इट इज इररिवोकेबल। कोई दिक्कत। Sir, so basically 62 और 63 रिवोकेबल और इररिवोकेबल Exactly. की डेफिनेशन है, पर अगर आपने करा है तो फिर आपका क्लबिंग इज अकॉर्डिंग टू 61। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 61 कहता है इफ द ट्रांसफर इज रिवोकेबल इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। व्हाट इज रिवोकेबल, डिफाइंड अंडर सेक्शन 60। और 61 कहता है इफ द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल क्लबिंग विल नॉट अप्लाई। एंड व्हाट इज इररिवोकेबल, डिफाइंड अंडर सेक्शन 60। तो 61 ये कहता है, यहां पे जैसे लिखा हुआ है ना, आप ये कह सकते हैं, कैसे लिखोगे, अभी कह सकते हैं section 61 will apply if transfer is revocable। और मैं डेफिनेशन 63 नहीं डाल रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। एंड 61 will not apply if transfer is irrevocable। हाँ जी, हाँ लिखी हुई है वो। अब हमको बस देखना है कि रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है और इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। किस चीज का टेस्ट, वही तो। अब तुमको, अब तुम सर को बोलो ना सर एक साथ लो ना, अब बीच में चलते रहेंगे तो होगा ही नहीं वो। तो भाई तो सर मैं कल पढ़ा, मैंने क्या AS20 और AS24 ये पढ़े मैंने। सर मैं टेस्ट कहाँ से देखूँ, कब मिलोगा, ये दिक्कत आती है। पढ़ाई से पढ़ाई कर, ये चीजें पढ़ी हमने। मतलब ना क्लैरिटी ले लो, मतलब सर कैसे कर रहे हैं ना, मेरा पॉइंट है क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चला रहे हो। यार एक एक चैप्टर करके तो नंबर ऑफ टेस्ट तो बढ़ जाएंगे, और सर कहते थे कि इसमें ज़्यादा हो रहे हैं टेस्ट, इसमें तो कम हो रहे हैं। कभी भी आपके टेस्ट के आगे पीछे नहीं
बेटो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन सर है। अगर टेस्ट बताया नहीं उस दिन टेस्ट तो वो बोलेंगे ना, ठीक है तो नहीं है। हमें तो टेस्ट नहीं पता है। इसके पास हाँ, वो कहेंगे टेस्ट है, देना तो दो, लास्ट में नहीं देना तो नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि आपका जो भी पैटर्न है वो क्लैरिटी से जाना चाहिए, बिकॉज वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे कब क्या पढ़ना है। सर देखो 25 तारीख को हमारा एफएम का टेस्ट है, आपके 4 टेस्ट फिक्स, कहानी से कम हमारे 3 सब्जेक्ट तो कवर हो रहे हैं। और आप आशीष सर से कॉस्ट का भी ले लो। कोर्स कर ले लेंगे तो 4 सब्जेक्ट तो आए हाथ में, बाकी बचा क्वेश्चन सर का ऑडिट और वो करते रहेंगे, ठीक है सेंटर करेंगे उसका। वो कर ही नहीं रहे, मैं लिखता रहता हूँ सर, वहाँ पे लिखूंगा कुछ, रिप्लाई आएगा कुछ हमेशा। क्विज की पढ़ाई की टाइम टेबल की और रिप्लाई अलग से, वो नहीं आया बस जो मांगूंगा वो कभी नहीं आया। कब रात बोल रहे थे कि सर काम कर, बोले हाँ हाँ अभी मैंने मैसेज नहीं हुआ, तो मेरे को दिख रहा मीटिंग नहीं है, फिर भी बोल रहे मैं पढ़ गया सर, नोटिफिकेशन से पढ़ गया, क्या पता मैंने सर बस कर देना काम, बोले उल्टे उल्टे रिप्लाई करके आज गया मैसेज। एक हफ्ते से पीछे पढ़ रखा हूँ मैं, देख लो। चलिए अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब अब छोटा सा ही रह गया, ठीक है 5 मिनट का रह गया, खत्म ही। सेक्शन 61 विल नॉट अप्लाई, ऑब्वियसली कब नहीं अप्लाई होगा, इन केस ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो वो नीचे बता रहा है इन द फॉलोइंग केस इफ द ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफर। अब बेनिफिशियरी के अंदर मत जाइए, ट्रांसफर ही पकड़ लीजिए। मैंने आपको एक डिबेंचर ट्रांसफर करे, मैंने कहा भाई मैं वापस नहीं लूंगा जब तक आप जीवित, तो ये रिवोकेबल हुआ, इररिवोकेबल हुआ, इररिवोकेबल, ठीक है जी। अब वर्ड आ जाता है बेनिफिशियरी का। बेनिफिशियरी ना ट्रस्ट के केस में होता है, जैसे ना कई बार होता है कि मान लो मैंने एक ट्रस्ट को, क्योंकि मैं आप एक इंडिविजुअल हो, मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम ही नहीं कर सकता, आपसे हैंडल ही नहीं होगी, तो एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं विच विल हैंडल इट एवरीथिंग, बट उसका बेनिफिट आपको फ्लो होगा। ट्रस्ट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट, तुमसे संभलेगी नहीं 10 प्रॉपर्टीज भाई, तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को मैंने वो प्रॉपर्टी दी, वो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे एग्जैक्टली और वो ठीक है, और वो जो ट्रस्ट है उसके साथ एग्रीमेंट है दैट उससे जो भी इनकम होगी दैट विल यूज फॉर बेनिफिट ऑफ यू, ठीक है ना। तो आप एक बार देखेंगे कि जैसे एक ट्रांसफरर है, उसने अपने एसेट किसको ट्रांसफर करे, ट्रस्ट को, ठीक है, और ट्रस्ट किसके लिए यूज करेगा, वो मिस्टर बी के लिए, तो बी इज कॉल्ड बेनिफिशियरी एंड ट्रस्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर ही वही है जिसके मैंने नाम पे करा, बट लॉजिकली वो मालिक नहीं है उसका, बेनिफिशियरी मेन मालिक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ दैट तू इसको यूज ही सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए करेगा, तो उसको बेचेगा वो पैसा बेनिफिशियरी का है, सारी चीजें बेनिफिशियरी की। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट आई एम ट्रांसफरिंग लाइफ टाइम टू द ट्रस्ट फॉर द लाइफ टाइम बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, दैट्स रिवोकेबल और इररिवोकेबल, इररिवोकेबल 61 विल नॉट अप्लाई। ट्रांसफर की हैंड्स में इनकम टैक्स की बात नहीं है क्योंकि जेन्युइन ट्रांसफर है भाई, हाँ ठीक है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी। कैसे कह रहे हो मतलब, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ए ने बी को, इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने आपका ट्रस्ट का बनाया बेनिफिशियरी के एंगल से, दूसरा क्या, ए ने बी को जिंदगी भर के लिए एसेट दे दिया, ट्रांसफर है, तो इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, बिकॉज इट्स एन इररिवोकेबल ट्रांसफर। क्लियर है ना, क्योंकि बच्चे ये कौन सा ट्रांसफर हुआ, इररिवोकेबल। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट ना 1961 लिखा है, तो इससे पहले भी ना ट्रांसफर के एग्रीमेंट्स हो रखे थे, ठीक है। तो अगर आपका पहले से एग्रीमेंट हो रखा है ना बिफोर 1/4/1961, जब से एक्ट लागू तो 62 से हुआ था बट बन गया था
ठीक है, सो इससे पहले लाइफ टाइम नहीं होता था, 6 साल पैरामीटर होता था। मतलब अगर मैंने 1954 में इफ आई वुड हैव गिवन यू फॉर 8 years, so it's revocable or irrevocable? Irrevocable, because the tenure was 6 years. ये वो ट्रांसफर है जो 61 से पहले हुए। मैं आज के टाइम पे आपको 8 साल के लिए अपनी डिबेंचर देता हूं, रिवोकेबल और इरिवोकेबल? रिवोकेबल। लेकिन यही अगर मैंने 1954 में दिए होते 8 साल के लिए, इरिवोकेबल। तो यही बोलेगा, ध्यान से देखिएगा, ए ने ट्रांसफर करा एसेट फॉर 8 years, और कब ट्रांसफर करा? 1/4/1952। कैन आई से दिस इज बिफोर 1/4/61? So this transfer is irrevocable, and if this is irrevocable, section 61 will not apply, and it would be taxable in the hands of B. लेकिन यही चीज अगर मैंने A ने B को 1952 में 4 साल के लिए करा होता तो ये रिवोकेबल हो जाता, it would be taxable in the hands of A. और अगर ये A ने B को 40 साल करा, लेकिन कौन से दिन करा, तो रिवोकेबल ही होगा ना। कोई दिक्कत? यही दो एग्जांपल बनाएंगे। हाँ जी। सर ये वाला आज का खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म है। ऑलमोस्ट हो रहा है। तो चेंज कर, आज तो हमने थोड़ा कवर करा है कंटेंट, फिर भी इधर है मास्टर। ये जब बोलता है ना कुछ नहीं कर रहा। मैं बस बोलूंगा, मार्क्स के अंदर ना मार्क्स हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, वो एक से ज्यादा। दो से कम मत। गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स। सर का लेना से ज्यादा हट करा, से ज्यादा, एंड इट्स हर्टिंग गोपाल मोर। वो बाद में पढ़ना चालू कर देगा, कितनी देर से बैठा हूँ चुपचाप। हाँ ये तो है, अब पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। आपको क्या इसके हाँ जी बच्चे। पीछे वाला भी क्योंकि नोट नहीं किया था, तो फिर सारा एक साल कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे ना। हाँ ठीक है, शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। अभी कर दो, शेयर कर देता हूँ। वो वाला भी जीएसटी का भी। बस मेरे हिसाब से ठीक है ना, कर दिया हमने कंट्रोल। सर ये दिखा दो, नहीं करनी चली आपने। हाँ कर लो, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे बच्चे, और मैं एक बार भेज देता हूँ। बस दिखा दो, नहीं कर लेना। हाँ से यहीं से बस। तो जीएसटी वाले जीएसटी में क्या था, इनवॉइस वाला ना। कर दिया मैडम, बिल्कुल कर दिया, चेक कर लो। आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर रही हो मैडम। बताओ। कहिए साहब जी, क्लियर है? ब्रो सर ये ग्रीन इनवॉइस वाला भी भेज देता हूँ। और ना अपने मॉड्यूल से भी इनवॉइस पढ़ना। देखो इनवॉइस ऐसा चैप्टर है, 2-3 लाइनें नहीं लिखी है, कुछ है, पर थियोरेटिकल है, उसको पढ़ना तो है आपने मॉड्यूल से, ठीक है ना। इनवॉइस ऐसा चैप्टर नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें ही लिखी होंगी। हाँ इंपॉर्टेंट सारा लिखा होगा, लेकिन आपको अपने मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है इनवॉइस को। वो इसमें तो हमें पता है चले कहाँ पे नोट करना है। जितना लिखा है वो तो पता लग जाएगा यार। अब मतलब हमने मॉड्यूल से पढ़ना शुरू कर दे, बनाता जा थोड़ा उससे देख देख के। इनवॉइस के नोट्स भेज दिए। आ गए ना मैडम नोट्स?
तो यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका सारे बोल रहे मैंने हैं, कोई रिविजन ना नहीं कोई किया तो यार। कल हो सकता है मैं तुम्हारी क्लास रखूं 2-2.5 घंटा 3 घंटा अगर मौका लग गया तो। कितने बजे? अब सर कब अभी और ले लो। अरे चुप रहो। अभी तो मेरी अब एक क्लास है, नहीं तो मैं आपको आज बिठा लेता। और नहीं सर, नहीं सर। कल ना तुम जनरली 1 बजे फ्री हो रहे हो ना? पता नहीं सर। कल पेपर है, सर बंद होगा। फिर अकाउंट्स का रख लूंगा, इनके एस करा दूंगा 1-2 या और कुछ कर 26 खत्म कर हमारा 26 तो हो ही जाएगा। ऐसा होता है कंसोलिडेशन करो। कंसोलिडेशन अपने आप एक टाइम आएगा ना, वो तब करूंगा। तेरा नहीं हुआ? बाकी जो करा है वो सर आप ही स्टार्ट कर दीजिए। नहीं नहीं यार, मैं इसको ना इसलिए ही हर्ट कर रहा हूँ ताकि पढ़ना स्टार्ट करे। ये घर जाके जब सोचेगा ना क्या क्या बोला तो फिर मतलब पढ़ने तो बैठेगा शायद से। भेज दिया ब्रो, 31 मार्च से पहले तो करा ही दूंगा यार। पेपर अभी देना सर मुझे। करते हैं, बनाऊंगा सीक्वेंस कुछ। ठीक है दोस्त, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द थर्सडे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सर मैं अब जाके कल के लोग पढ़ूंगा।